मंच सार्थक है मंच उपकृत, श्रीमान जी जो यहाँ पधारे। हम आज गर्वित हृदय हैं, हर्षित अहो भाग्य हैं बड़े हमारे। ये जन मनोहर छवि आपकी की जैसे सूरज गगन पर चमके, यूं मन सुकोमल जहाँ की सारी मृदुलता वाणी से जैसे छलके। कि क्या दे परिचय बड़ा है अतिशय, नमन को आतुर नयन हमारे। भाइयों और बहनों और मंचासीन अति विशिष्ट अतिथिगण, हम यहाँ पे जैविक उत्पाद मेला एवं जैविक ज्ञान सम्मेलन का आयोजन करते आ रहे। ये हमारा सफल दूसरा वर्ष है। इस वर्ष भी हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों ने दूर दराज से आके, पूरे देश से आके और इस मेले के अंदर प्रतिभाग लिया। ये मेला जो है किसान भाइयों को एक मंच प्रदान करता है जहाँ पे वो अपने आप को सीधा अपने जो उपभोक्ता हैं उनसे जोड़ सकें। साथ ही इस मेले के अंदर दो और चीज़ें थी कि जो परिवार जैविक खाना चाहते हैं वो सीधे सीधे किसान भाइयों से संपर्क करके जिस तरह से एक फैमिली डॉक्टर होता है उसी तरह से एक फैमिली किसान बना सकें। दूसरी जो एक विशिष्ट चीज़ है कि यहाँ पे गौ माता आपने देखी होगी, तो वो किसी भी गौ माता को गोद लेकर साल भर के लिए उन्हें अपने परिवार का सदस्य मानकर उस गौ माता की सेवा कर सकते हैं। अब मैं अतिथि परिचय देना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं मनोज जी मिश्रा भाई साहब को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन ऑर्गेनिक एक्सपो 2002 द्वितीय संस्करण में आप सभी का स्वागत है। और हमारे लिए गर्व की बात है कि हमारे योजस्वी और किसानों के साथ खड़े रहने वाले, उनका हित चाहने वाले माननीय श्री कमल पटेल जी आज हमारे साथ हैं। एक बार जोरदार तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए। और भाई साहब ने, हम पहली बार हांडिया में मिले थे, उसके बाद चित्रकूट में, भोपाल में, और हर बार आश्वासन दिया मनोज मैं आऊँगा ज़रूर बस। और आज भाई साहब ने आके इस मंच की जो गरिमा को बढ़ाया है और इंदौर में जैविक के लिए जो एक नई लहर प्राचीन भारतीय संस्कृति के लिए इस प्रारंभ किया है, उसके लिए मैं भाई साहब का बहुत तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मंच पर हमारे साथ हैं श्री महेश जी चौधरी जी, जो कि क्षेत्रीय संगठन मंत्री हैं भारतीय किसान संघ। आप जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। भाई साहब, किसान संघ का जिस ज्ञान सम्मेलन को आयोजित करने के लिए बहुत बड़ा अहम भूमिका रही है, क्योंकि जितने भी विद्वान व्याख्याता आए हैं और इस सम्मेलन को आयोजित करने के लिए भारतीय किसान संघ ने जैविक को बढ़ावा देने के लिए इस सम्मेलन के लिए हमारे साथ सहभागिता की, हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। एक बार फिर से महेश जी के लिए आप तालियों से स्वागत कीजिए। हमारे बीच में हैं हमारे क्षेत्र 3 नंबर के युवा और ओजस्वी विधायक श्री आकाश विजय वर्गीय जी। मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आकाश भैया के लिए तालियों से स्वागत करें और आकाश भैया की पूरी ग्रुप के लिए तालियां आप लोग बजाएं। और बहुत ही जोश है भाई भैया के अंदर, और हम चाहेंगे कि आगे भी भैया का सहयोग हमारे इस तरह के जैविक सम्मेलन में मिले। और हमारे बीच में जो अतिथि हैं श्री प्रेम नारायण पटेल जी, जो कि भारतीय किसान मोर्चा के उपाध्यक्ष हैं। मैं चाहूँगा कि आप के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करें। अब मंत्री जी के द्वारा कन्या पूजन किया जाएगा। तालियां बजाइए। भाई साहब ने ही पूरा ये जो सम्मेलन आप देख रहे हैं, ये लक्ष्मी नारायण पटेल जी भाई साहब के ही उससे हुआ है।
श्रीमती चेतना मिश्रा जी से निवेदन करती हूँ कि वे मंच पे आएं और हमारे माननीय मंत्री श्री कमल पटेल जी का स्वागत करें। अब मैं हमारे माननीय मंत्री जी श्री कमल पटेल जी, कृषि मंत्री मध्य प्रदेश शासन जी से निवेदन करती हूँ कि वे यहाँ आए, 2 शब्द बोलें। सबसे पहले मैं माँ भारती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। किसानों के देवता, किसानों को हल चलाना सिखाने वाले प्रातः स्मरणीय पूजनीय भगवान बलराम जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। माँ सरस्वती के चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारी यहाँ मातृशक्ति है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। हमारे अन्नदाता और जीवनदाता किसान भाई है, उनके चरणों में प्रणाम करता हूँ। युवा साथियों को नमस्कार, बच्चों को प्यार, पत्रकार मित्रों को नमस्कार। जैविक ज्ञान सम्मेलन एवं हमारे जैविक उत्पाद का मेला 17 तारीख से लेकर, कल चूंकि लॉकडाउन था, लेकिन ये 4-5 दिन के मेले ने एक नई उम्मीद जगाई है कि जो किसान जैविक खेती करता है उसका समाज में कितना सम्मान है और कितनी जैविक उत्पाद की आवश्यकता है जीवन जीने के लिए, जीवन को सुरक्षित रखने के लिए। और इसके प्रचार प्रसार के लिए और इसकी जानकारी आम जनता तक पहुंचे, उसके लिए ये जैविक ज्ञान सम्मेलन और मेला आयोजित इस हमारे कृषि महाविद्यालय के परिसर में आयोजित किया गया, जिसका आज समापन है। इस समापन कार्यक्रम में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ किसान भाइयों, वैज्ञानिक, सबको मैं प्रणाम करता हूं। और आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हम सब के मार्गदर्शक, भारतीय किसान संघ के क्षेत्रीय संगठन मंत्री, प्रचारक आदरणीय महेश चौधरी जी, जोरदार ताली बजाकर उनका अभिनंदन करें, जिन्होंने पूरा जीवन देश के लिए, समाज के लिए और किसानों और खेती के लिए दिया है। वे आज हमारे बीच में, उनका मार्गदर्शन हमको मिला। इस इंदौर की विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के युवा कर्मठ योग्य विधायक, मेरे बेटे समान भाई आकाश विजयवर्गीय जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चे के प्रदेश के उपाध्यक्ष। और मैं जब इंदौर में पढ़ता था 79 से लेकर विद्यार्थी परिषद में काम करता था, तो साइकिल से लेकर, लूना से लेकर स्कूटी तक पूरे इंदौर के हॉस्टल में हम घूमे हैं। ऐसे मेरे कॉलेज के साथी भाई प्रेमनारायण पटेल जी और किसान संघ के कोषाध्यक्ष और इसे जैविक ज्ञान सम्मेलन और मेले के आयोजक में विशेष भूमिका निभाने वाले मेरे छोटे भाई लक्ष्मीनारायण पचार जी, पचार अब तो पटेल हो गए। मैं भी जब इंदौर पढ़ने आया, लक्ष्मीनारायण जी भी इंदौर पढ़ने आए और इनके पिताजी पक्के गांधीवादी नेता थे कांग्रेस के। और जब मैं इनको विद्यार्थी परिषद में ले जाता था तो मुझसे लड़ते थे कि मेरे लड़कियों को कहाँ बिगाड़ रहे हो, तुम कहाँ ले जा रहे हो अधिवेशनों में। तो मैं कहता था कि नहीं, आपको गलत फहमी है, आपके लड़कियों को सही रास्ते पर ले जा रहे हैं। और विद्यार्थी परिषद के बारे में उनको पूर्व बताया, राष्ट्र के लिए काम करने वाले, राष्ट्र के लिए जीने वाले। मैंने कहा अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु और पशु पक्षी भी जीते हैं, कीड़े मकोड़े भी जीते हैं। मनुष्य जीवन उसका श्रेष्ठ है जो समाज और देश के लिए जिए। और ये विद्यार्थी परिषद और हमारे किसान संघ और संघ परिवार समाज और देश के लिए जीना सिखाते हैं। और इसलिए मैंने कहा आपके बेटे को हम ले जा रहे हैं, कोई गलत जगह नहीं जा रहे, धीरे धीरे करके। आज मुझे बहुत खुशी है कि पूरा जीवन समर्पित कर दिया है
अपना और अपने परिवार तो के साथ तो जीते ही हैं, लेकिन समाज और राष्ट्र के लिए और किसानों के लिए उनका जीवन स्तर कैसे उठे, किसान खुशहाल कैसे हो, देश खुशहाल कैसे हो, उसके लिए जीने वाले। और ये आयोजन रात दिन चिंता करके और कितनी मेहनत करके करने वाले भाई लक्ष्मीनारायण पचार जी, उन्हीं के बाजू में बैठे मेरे मित्र मनोज मिश्रा जी, और सभी इस आयोजन में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग देने वाले सब परिवार के सदस्य, मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं। ये देश ऋषि मुनियों का देश है, और हमारी जो खेती होती है, भगवान बलराम ने खेती करना सिखाया और ऋषि खेती होती थी, और इसलिए वो जैविक थी, प्राकृतिक थी। जैविक शब्द भी बाद में आया, प्राकृतिक खेती, प्रकृति के साथ, ताकि लोगों को वो जीवन दे, स्वस्थ बनाए, हष्ट-पुष्ट बनाए। और हमारी संस्कृति में तो कहा गया है, पहला सुख निरोगी, लेकिन अब इसको प्राथमिकता में नहीं है। अब पहला सुख हो गया घर में हो माया, और माया के चक्कर में हम इतने पड़ गए कि हमको अपना जीवन नहीं दिखा, अपने बच्चों का भविष्य नहीं दिखा, समाज का भविष्य नहीं दिखा, अपना खुद का स्वास्थ्य की हमने चिंता नहीं की, और माया के चक्कर में, अधिक लाभ कमाने के चक्कर में पाश्चात्य संस्कृति के पीछे पड़ गए। और आज सब पछता रहे। हर व्यक्ति चाहता कि उसको शुद्ध अन्न मिले, शुद्ध सब्जियां मिले, शुद्ध दूध मिले, शुद्ध पानी मिले, शुद्ध हवा मिले, शुद्ध वातावरण मिले, लेकिन वो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। उसको समाज ही दे सकती है, और समाज का वातावरण ऐसा बनना चाहिए कि जिससे हम अपने देश के लोगों को अच्छा वातावरण दे सकें, शुद्ध हवा दे सकें, शुद्ध जल दे सकें, शुद्ध अन्न दे सकें, शुद्ध वातावरण दे सकें। लेकिन अधिक उत्पादन के चक्कर में 60 साल पहले जब देश आजाद हुआ था, उस समय हमारे देश में दोनों टाइम के भोजन की दिक्कत थी। दूसरे देशों के भरोसे रहते थे, कृपा पर रहते थे। और जब हमारे देश के प्रधानमंत्री कहीं अमेरिका जाता था, विदेश जाते थे, तो वहाँ समाचार पत्रों में लाइन आती थी कि भारत का प्रधानमंत्री भीख का कटोरा लेकर हमारे यहाँ आया है। और हमारे यहाँ के समाचार पत्रों में भी आता था कि विदेश गए तो क्या लेकर आए, क्या मिला अनुदान में हमको, उपहार में। और इसलिए 60 साल पहले देश के अंदर पंजाब, हरियाणा हरित क्रांति के नाम पर अभियान चलाया गया, और पंजाब हरियाणा के किसानों ने बहुत मेहनत की, और इतना अनाज उत्पादन किया, गेहूं, धान, चावल, कि पूरे देश के लोगों का पेट भरा। और हमको विदेशी देशों के भरोसे नहीं रहना पड़ा, लेकिन इसकी हमको बहुत बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ रही है कि हमने अधिक उत्पादन के चक्कर में, हरित क्रांति के चक्कर में पेस्टिसाइड का उपयोग, रासायनिक खाद का उपयोग एक सीमित मात्रा में होना चाहिए था, उसको असीमित मात्रा में कर दिया, अनियंत्रित तरीके से कर दिया। और इसके कारण वहां की मिट्टी जो सर्वश्रेष्ठ थी, उपजाऊ थी, उर्वरक थी, वो बीमार हो गई, बल्कि जहरीली हो गई। आज जो पंजाब में आंदोलन चल रहा है किसानों का, और इतनी बड़ी संख्या में किसान हैं, तो उसका कारण है ये जहरीली खेती, पेस्टिसाइड, रासायनिक खाद,
और उसके कारण वहाँ की मिट्टी जहरीली हो गई। जब मिट्टी जहरीली हो गई तो उसमें जितना भी उत्पाद हो रहा, चाहे गेहूँ हो, धान हो, कृषि की उपज हो, वो भी जहरीली हो गई, गुणवत्ता विहीन हो गई है। सरकार जो एमएसपी पे खरीदी करती है उसकी एक गुणवत्ता नीति मापदंड रहता है, उसमें वो पास नहीं हो सकती, और इसलिए वहाँ एक आड़त प्रथा भी है। और उसके कारण किसानों को यह भड़का दिया गया कि अगर आड़त प्रथा बंद हो गई तो आपकी समर्थन मूल्य पे खरीदी नहीं होगी, क्योंकि पंजाब का गेहूं आटा पीस कर कोई वहां रोटी खाता नहीं है। सब मध्य प्रदेश एमपी के नाम पर पूरे देश के अंदर गेहूं बिकता है, चाहे वो कहीं का भी हो। एमपी का गेहूं जहां लिखा होगा और किसी राज्य का लिखा नहीं रहता है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। आप दिल्ली जाएं, पंजाब जाएं, हरियाणा जाएं, बंबई जाएं, कहीं भी जाएं, आपको अगर किराने की दुकान पे या कहीं भी जनरल स्टोर पे होगा तो एमपी के गेहूं का आटा। और इसलिए पंजाब की किसानों की समस्या है, वहां के गेहूं धान की गुणवत्ता घटने से, जहरीली होने से वहां के भाई कोई खरीदने वाला नहीं, और इसलिए वहां पर किसान चिंतित है और वो सड़कों पे आया। यही स्थिति पूरे देश की ना बन जाए, इसलिए हमको सबसे पहले संकल्प लेना होगा कि हमारी मिट्टी को बचाना है। आज हम मध्य प्रदेश में बाकी पंजाब हरियाणा से बहुत अच्छी स्थिति में है, लेकिन धीरे धीरे हम भी उसकी तरफ जा रहे हैं। पंजाब में एक जिला है जहां से कैंसर ट्रेन चलती है। मैं पहली बार विधायक बना था 1993 में, तब मुश्किल से साल भर में 2, 4, 5 केस कैंसर के आते थे कि भैया हमारा इलाज करवा दो, कहीं सहायता दिलवा दो। और आज 10 केस प्रतिदिन आते हैं, मिनिमम 10-15, 10-15 एक विधानसभा क्षेत्र से, कि हमको कैंसर हमारे परिवार में हो गया है, युवा को हो जाता है। और उसका कारण ये पेस्टिसाइड और रासायनिक दवाइयां हैं, उसका भी अंधाधुंध उपयोग होने के कारण होता है। और इसलिए हमको जैविक की ओर, प्राकृतिक खेती की ओर आना ही पड़ेगा। बच्चों के भविष्य को बचाना है, देश को बचाना है, तो विश्व को बचाना है। तो आज कोरोना का संकट हमने देखा, पूरा दुनिया एक कोरोना से थम गई, थर्रा गई, कोई उपचार नहीं है। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योग धंधे, व्यापार व्यवसाय, पान, चाय, होटल, कॉलेज सब बंद, ऐसे समय में भी हमारे गांव और किसान खुले थे। किसान खेत में मेहनत कर रहा था, मजदूर मेहनत कर रहा था, इसलिए दोनों टाइम का भोजन, सब्जी और दूध 130 करोड़ लोगों को मिला, जिसके कारण हम जीवित हैं। कल्पना करो, जैसा शहर बंद हुए, उद्योग धंधे बंद हुए, व्यापार व्यवसाय बंद हुए, चाय, पान, कॉलेज सब बंद हुए, ऑफिस। इसी तरह लॉकडाउन में अगर किसान भी कह देता, मजदूर भी कह देता कि हम भी अपने घर के अंदर बंद हैं, हमारे पास तो अनाज है, साल भर चल जाएगा, इतनी किसान के पास रहती है हर व्यवस्था, तो 130 करोड़ लोगों का क्या होता। आपके पास खूब सोना होगा, चांदी होगी, हीरे जवाहरात होंगे, पैसे होंगे, क्या उससे दोनों टाइम का भोजन की व्यवस्था हो सकती है? क्या उससे सब्जी दूध की व्यवस्था हो सकती है? कैसे जीवित रहते हैं? और इसलिए पूरी दुनिया के ऊपर सबसे भयंकर संकट इस समय कोरोना का है। 1 साल पूरा हो गया है। 22 तारीख को लॉकडाउन हुआ था पहली बार। मोदी जी ने वो घर के अंदर रहने का कहा था 10 से 5 तक, और फिर 5 बजे निकल के इसी समय थालियां वालियां बजाई थी अपन ने। पूरी दुनिया को किसी ने जीवित रखा है और देश को भी आर्थिक रूप से सुदृढ़ बना के रखा है। क्योंकि जब सब बंद था, कोई काम धंधा नहीं चल रहा था, लेकिन किसान खेत में काम कर रहा था, मजदूर काम कर रहा था, तो मजदूरों को रोजगार भी मिला, खाद भी, दवाई की दुकान भी चली, और हमको अनाज मिला, जिससे हम जीवित रहे। इसलिए अन्नदाता किसानों के
चरणों में प्रणाम करता हूँ। जीवनदाता उनका सम्मान करता हूँ और हम सबको भी सम्मान करना चाहिए। लेकिन इस खेती को बचाना है, ये नहीं बचते, किसान नहीं होते तो आज हमारा क्या होता। कोरोना में तो 1-1.5%, 2% अनाज नहीं मिले, दोनों टाइम भोजन नहीं मिले तो कितने दिन जिंदा रहेंगे, तो पूरे ही साफ हो जाते। और इसलिए ये भूमि, जिसलिए हम भारत माता कहते हैं, मातृभूमि कहते हैं, भूमि की पूजा करते हैं, यही हमको अन्न देती है, इसी से सब कुछ होता है। और इसलिए उसका स्वास्थ्य ठीक रखना है, उसको स्वस्थ रखना है ताकि हम स्वस्थ रहें। और इसके लिए प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, उसके लिए हमको आना पड़ेगा। लेकिन आज पूरे देश के अंदर मध्य प्रदेश जैविक खेती में नंबर 1 है, लेकिन मात्र 3-4 लाख हेक्टेयर में ही है। और इसलिए इसको और प्रचार प्रसार करने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, सरकार भी प्रयास कर रही है। अभी भारत सरकार ने 23 मार्च को संसद में एक बिल पास किया है, जो अभी तक जैविक खेती के लिए कोई नियम कानून नहीं था। जैविक के नाम पर, जैविक उर्वरक के नाम पर, जैविक बीज के नाम पर, जैविक रासायनिक मतलब जैविक दवाइयों के नाम पर किसानों को लूटने का काम करते थे। उपभोक्ताओं को भी जैविक नहीं होते हुए भी जैविक के नाम पे गड़बड़ होते थे। कोई कानून नहीं था, कोई कार्रवाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी 23 तारीख को 1985 का जो थोड़ा सा एक था, उसमें संशोधन करके नया बिल पास किया है भारत सरकार ने, जिससे नियम कानून कायदे बने हैं। अब जैविक के नाम पर लोग छल नहीं कर सकेंगे, धोखाधड़ी नहीं कर सकेंगे, किसानों को भी नहीं लूट पाएंगे, ना उपभोक्ताओं को लूट पाएंगे। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और भारत की संसद के सभी सांसदों को प्रदेश के किसानों की ओर से, उपभोक्ताओं की ओर से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि जो कानून बना, इसके कारण जो जैविक के नाम पर लूट मची हुई थी उस पर रोक लगेगी। और सही जैविक की खेती करने वाले जो किसान हैं मेरे सामने बैठे हैं, इनका सम्मान होगा और इनको लाभ भी होगा। और जब सही पात्र व्यक्ति को लाभ होगा तो जैविक खेती की ओर उनको और प्रोत्साहन मिलेगा और अग्रसर होंगे। और इस प्रकार एक वातावरण बनेगा पूरे प्रदेश और देश में कि हम जैविक खेती की ओर बढ़ें और लाभ का धंधा भी बनेगा। कम लागत में अधिक उत्पादन होगा और उपभोक्ताओं को सही अनाज मिलेगा, जिससे वो स्वस्थ रहेंगे और जीवन चलेगा। और ये भारत माता पुनः विश्व गुरु के स्थान पर पहुंचेगी। और जैविक खेती के लिए गौ माता को बचाना भी आवश्यक होगा, क्योंकि जैविक खेती बगैर गौ माता के नहीं हो सकती। और इसलिए गौ माता की हमारे यहाँ पूजा की जाती है। गौ को हम माँ कहते हैं। और दुनिया में जितनी भी गायें हैं उसमें भारत की गाय सबसे सर्वश्रेष्ठ इसलिए है कि आपने देखा होगा कि जर्सी गाय और अपनी गाय में क्या अंतर है। जर्सी गाय की जो यहाँ खंदूल होती है, जिसको हम खंदूल बोलते हैं, जो एक डब्बा बना रहता है, वो नहीं होता जर्सी गायों में। और हमारे यहाँ की गाय में होता है, जिससे सूर्य की किरणें वो लेती है और उससे अच्छे तत्व गुणवत्ता मिलते हैं। उसमें सोने का स्वर्ण, जो कहते हैं दूध में, गिर गाय के दूध में स्वर्ण की वो रहती है, तो उसी से आती है, सूर्य के प्रकाश से। और उसके कारण हमारी शरीर स्वस्थ होता है। हमारे बच्चों को हम दूध इसीलिए पिलाते हैं कि वो स्वस्थ रहे। तो वो हमारी सिर्फ देसी गाय ही दे सकती है। और इसलिए देसी गायों के विकास के लिए भी सरकार अभियान चलाए हुए हैं, वो उनके दूध की क्षमता बढ़े, उसके लिए भी प्रयासरत है। और इस प्रकार हम सब मिलकर अपनी पुरानी संस्कृति, पुरानी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती की ओर आकर हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य, देश का भविष्य बचाएंगे, लोगों को स्वस्थ रखेंगे। और उसमें ये मेला और ये जैविक ज्ञान सम्मेलन सफल होगा। मैं आयोजकों को, किसान संघ को और हमारे कृषि विभाग के और कृषि महाविद्यालय के सभी टीम को बधाई देता हूं कि इन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया। और कृषि मंत्री होने के नाते पहले मैं किसान हूं, बाद में कृषि मंत्री हूं, ये विश्वास दिलाता हूं कि किसानों की जो समस्या मुझे अच्छी तरह पता है। और इसलिए जिस दिन मैं कृषि मंत्री बना, 21 अप्रैल को मंत्री बना, 22 को मुझे कृषि विभाग का दायित्व दिया, 23 तारीख को मैं ऑफिस में जाके बैठा और पहला ऑर्डर किया कि जो कोरोना के संकट के समय मंडियां बंद थी, तो मंडी में खरीदी नहीं होती थी, अनुबंध पत्र के माध्यम से होती, तो हमने अनुबंध पत्र दिए
और घर से भी खेती करने की छूट दी, और उसके कारण किसान अपनी फसल घर से बेच सका। लेकिन एक नियम था कि तुलावटी जो होता है मंडी का, उसका जब तक हस्ताक्षर नहीं होंगे, जब तक उसको कितना माल तुला और कितना पेमेंट होगा वो व्यापारी करता नहीं था, नियम था। और उसके कारण वो घर से माल बेचता था, अपने मजदूर लगाता था, हम माल व्यापारी अपने ट्रक में लेकर अपने गोडाउन पर ले जाता था, इलेक्ट्रॉनिक कांटे पर, धर्म कांटे पर तोल होता था, फिर भी 5 रुपये, कहीं 4 रुपये, कहीं 6 रुपये क्विंटल किसान से लिए जाते थे। हजारों रुपया एक किसान का लगता था। मैंने उस पर रोक लगाई कि मंडी के अंदर अगर हम माल तुलावटी हाथ लगा के तोलेंगे, मेहनत करेंगे तो उनको मिलेगा, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कांटे से बाहर अगर नहीं है तो नहीं मिलेगा। तो कानून में संशोधन किया। फिर मंडी के अंदर हम जाते हैं, पहले किसान हाथ से तोलता था, मजदूर हम माल, और आधा पैसा व्यापारी देता, आधा किसान देता था। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक कांटे लग गए, हाइड्रोलिक की ट्राली आ गई, सीधा 80 कुंटल का माल तुला, हाइड्रोलिक से खाली की, फिर खाली ट्राली तोली 20 कुंटल, 60 कुंटल इलेक्ट्रॉनिक कांटे का वो पेमेंट कर चुका होता है। लेकिन उसके बावजूद भी पुरानी परंपरा थी, उसे 50% आधा पैसा 4 रुपये 5 रुपये किसान से लिया जाता था। 200 करोड़ रुपए अवैध तरीके से, उस पर रोक लगाई। फिर चना, सरसों, मसूर, जैसा कि महेश जी ने कहा, मैं भी किसान हूँ, गेहूँ बाद में आता है, उसके पहले चना आता है। चना असिंचित भी हो जाता है। छोटे किसान जिनकी जमीन सिंचित नहीं है वो चना ही अधिक बोते हैं, सरसों बोते हैं, मसूर बोते हैं। लेकिन 2 महीने के बाद खरीदा जाता था। मध्य प्रदेश में 86% किसान 5 एकड़ से छोटा है, उसको खाद भी, दवाई की उधारी देना है, वो एक दिन भी नहीं रख सकता, सीधा मंडी में ले जाता है। जब मंडी में माल ज़्यादा होता है, व्यापारी कम रहते हैं, तो पूर्ति ज़्यादा होती, मांग कम होती, तो रेट गिरते हैं। और जैसे ही 2 महीने में खरीदी होने के बाद व्यापारियों के पास माल गया स्टॉक में, गोडाउन में, वेयर हाउस में, बड़े बड़े स्टॉकिस्ट के पास, रेट डबल और ट्रिपल हो जाते हैं। और इस प्रकार किसान की खेती घाटे की थी, वर्षों से चली आ रही थी। मैंने उसमें परिवर्तन कराया कि जब चना, सरसों, मसूर पहले आता तो पहले खरीदेंगे सरकारी समर्थन मूल्य में, और समर्थन मूल्य में भी खरीदी। 1 हेक्टेयर में 20 कुंटल से ऊपर चना, सरसों होता है, लेकिन खरीदा जाता था 13 और 15। कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने छिंदवाड़ा में 19 कर लिया और पूरे प्रदेश में 15। मैंने कहा यह अन्याय नहीं होगा, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, जो मोदी जी का नारा है वो हम देंगे। सचिन यादव जी कृषि मंत्री थे खरगोन के, उन्होंने खरगोन में भी 15 कुंटल किया, जबकि वहाँ 22 कुंटल होता है। आगर मालवा में 23 होता है, इंदौर में 20 से ऊपर होता है, हरदा में 25 होता है, होशंगाबाद में 24 होता है, लेकिन 15, और जहाँ 17 होता है छिंदवाड़ा में, वहाँ 19। तो इसको मैंने दूर किया। सबका साथ 20-20 कुंटल चना और सरसों की खरीदी कराई प्रति हेक्टेयर, और जो बाद में खरीदी होती थी उसको पहले शुरू कराई। और उसके कारण एक दिन में 25 कुंटल एक नियम बना दिया था मनमोहन जी के समय से कि एक किसान से खरीदी भी होगी तो 25 कुंटल खरीदेंगे। अब वो किसान 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर से सेंटर पे आता खरीदी में, मंडी में, तो डीजल जलता, टायर घिसते, समय लगता, और इसलिए खेती किसान के घाटे की थी। मजबूर होकर मंडी में जाता और आधी कीमत में बेचता था। लेकिन जैसे ही हमने अनलिमिटेड किया, 13 से 20, 15 से 20 किया, और किसान ने खरीदना शुरू किया माल समर्थन मूल्य पे, तो जैसे ही समर्थन मूल्य पे माल आने लगा, पिछले साल 29 अप्रैल से शुरू किया था, तो जो सरसों 2500 से 3500 और मैक्सिमम 3800 बिक रही थी, औसत 3000। और जैसे ही हमने शुरू किया खरीदना तो व्यापारी को मंडी में माल नहीं मिला, तो उद्योग आइल मिलें बंद हो गई। सबसे अधिक गुजरात, चंबल, ग्वालियर में होता है सरसों, और उसके कारण आइल मिलें बंद होने से उसकी मांग बढ़ी, और वही सरसों 15 दिन के अंदर जो 2500 से 3500 बिक रहा था, मिनिमम 4500 से 5600 के रेट कराए और 1000 करोड़ का किसानों का फायदा कराया। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। यह है जब किसान का बेटा एक मंत्री बनता है, एक मुख्यमंत्री बनता है, तो परिवर्तन करता है। और इस बार हमने 15 मार्च से खरीदने का निर्णय लिया। हमारे सारे अधिकारियों ने विरोध किया, पीएस, सीएस, एपीसी, सब, कि सर भारत सरकार 25% खरीदेगी, 75% अपने को खरीदना पड़ेगा, परेशानी सरकार के पास कहाँ से लाएंगे। मैंने कहा मैंने पिछली बार जो अनलिमिटेड कराया, ये किया, उसके कारण रेट बढ़ गए। अभी भी हम खरीदना शुरू करेंगे, समर्थन मूल्य से ऊपर बढ़ जाएंगे, बिकने लगेगी। और मैंने दावा किया था मीडिया में कि जैसे ही हम 15 मार्च से खरीदने की घोषणा करेंगे, पंजीयन शुरू होगा, चना, सरसों, मसूर के रेट समर्थन मूल्य से ऊपर हो जाएंगे। और मुझे बताते हुए खुशी है कि समर्थन मूल्य पिछली बार चना, सरसों, मसूर के, चना, सरसों का था 4425, वो 225 रुपये स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को लागू किया मोदी जी ने, और 225 रुपये कुंटल बढ़ाया, आज 4650 है। लेकिन हमने जो 15 तारीख से खरीदने का निर्णय लिया, उसके कारण 5600 रुपये रेट हो गए, 1000 और ज़्यादा।
मसूर 5100 रुपये समर्थन मूल्य है, आज 5300 बिक रही है। और चना 5100 समर्थन मूल्य है, जो 3400 से 4000 बिक रहा था जब फसल नहीं आई थी। फसल आने के बाद वो 2400 से 3400 हो जाता, लेकिन हमने जो पंजीयन कराना शुरू किया, समर्थन मूल्य पर 15 मार्च से खरीदी का निर्णय लिया, उसके कारण वो भी 4800 से 5800 चल रहा है। यानी समर्थन मूल्य, और जैसे ही अभी मौसम के कारण हमने तारीख बढ़ाई है, 22 से 25 से शुरू कर देंगे। मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि हमको 25% भी नहीं मिलेगा और व्यापारियों और उद्योगपतियों को महंगा खरीदना पड़ेगा। यह है किसानों के लिए दर्द और किसानों के लिए नीयत। मैं पूछना चाहता हूँ, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े अधिकारी, कृषि और नेता और कितने किसान संगठन मांग कर, किसी ने मांग की क्या आज तक? बताओ कि चना, सरसों, मसूर किसान का पहले आता, बाद में क्यों खरीदते हैं? किसी ने मांग की क्या कि 25 ही कुंटल चना, सरसों, मसूर क्यों खरीदते हैं? खरीदना सब है, पंजीयन आपके 1000 कुंटल का तो 1000 खरीदेंगे, लेकिन आपको 75 बार आना पड़ेगा। 75 दिन, एक बार में तीसरे दिन नंबर लगे। कारण ताकि खरीदना ना पड़े और किसान मंडी में जाके लूटे, लुटवाए। आजाद भारत में 73 साल तक किसानों को लुटवाते रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में हमने ये नीतिगत निर्णय लिया, परिवर्तन किया, और पूरे देश में कहीं नहीं हुआ है, मध्य प्रदेश में ही हुआ है। और इसलिए मध्य प्रदेश के किसानों को इस बार 16,000 करोड़ से लेकर 24,000 करोड़ का फायदा होगा, क्योंकि 58.5 लाख मीट्रिक टन चना होने की उम्मीद है, 15.5 लाख मीट्रिक टन सरसों होने की उम्मीद है, 5.5 लाख मीट्रिक टन मसूर। और ये वो किसान हैं जो 86% छोटे किसान हैं, जो मंडी में भी नहीं जाते हैं, घर से ही फड़िया वालों को 200, 300, 400 रुपये कम में बेच देते हैं, क्योंकि उनको तो 10 रुपये, 15 रुपये सैकड़े का रोज का ब्याज देना होता है। अगर वो 2 महीने रुक जाए तो उससे ज़्यादा ब्याज लग जाए उनके ऊपर, और इसलिए मजबूरी में बेचते थे। किसान मजबूर था, इसलिए खेती घाटे की थी, और खेती घाटे की होती इसलिए किसान कर्ज में था, इसलिए आत्महत्या करता था। लेकिन अब किसान न मजबूर होगा, बल्कि उसकी हम समर्थन मूल्य पे खरीद रहे। समर्थन मूल्य पे खरीदने में भी हमने एक नियम बनाया। पहले बड़े बड़े किसानों का 1000-2000 कुंटल वाले ढेर लगा देते, सोसाइटी में उनके खरीदा जाता, तो छोटे का नंबर ही लगता। हमने पहले कहा 1 हेक्टेयर वाले किसान का खरीदेंगे, फिर 2 हेक्टेयर वालों को SMS भेजेंगे, फिर 3, फिर 4, फिर 5 और बड़े किसानों का बाद में। और इसके कारण पिछली बार 1,29,00,000 मीट्रिक टन से अधिक हमने गेहूं खरीदकर पूरे देश में रिकॉर्ड तोड़ा। पंजाब को भी पीछे किया, हिंदुस्तान में नंबर 1 स्थान। इस बार भी हम करीब 1.5 करोड़ मीट्रिक टन गेहूं खरीदेंगे समर्थन मूल्य पे। चना, सरसों, मसूर भी खरीदेंगे। और मेरा तो दावा है कि हमको ये चना, सरसों, मसूर मिलेंगे नहीं, क्योंकि किसान को जहाँ रेट ज़्यादा मिलेगा वहाँ बेचेगा। तो समर्थन मूल्य से ऊपर बिक जाए, इससे ज़्यादा खुशी की बात और क्या होगी। और इसके कारण किसानों को 24-25 हज़ार करोड़ का फायदा होगा, जो व्यापारी और उद्योगपतियों की जेब में जाता था अभी तक, ये पहली बार किसानों की जेब में जाएगा। यह है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारा मंत्री बनना सार्थक हो गया, जीवन सार्थक हो गया, कि हमने मुट्ठी भर लोगों के पास नहीं, करोड़ों लोगों के पास दिया, लाखों लोगों को दिया। यही मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प है। यही मोदी जी ने किसान में जो कृषि कानून में संशोधन किए हैं, उसके कारण किसानों को लाभ होगा। लेकिन दुर्भाग्य देश का कि जिनके हित में काम करते हैं उनको भड़का के ही विरोध कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नए कृषि कानून हैं, ये किसान की तकदीर और तस्वीर बदलेंगे। आप सब गाँव से आए हुए हैं, मैं भी गांव का हूं। ये बिल्डिंग शहर में है, ये प्लाट शहर में है, नगर निगम सीमा में है, तो इसकी प्लाट की भी कीमत है कलेक्टर गाइडलाइन स्क्वायर फीट, हर जगह की अलग अलग। मकान की PWD के इंजीनियर से वैल्यू हो जाती है, कितने का है, बिल्डिंग कितने की है, और जितने का प्लाट, मकान, बिल्डिंग होती है उतने का उसको जमानत करने का अधिकार मिल जाता है कोर्ट में। उसकी लिमिट मिल जाती है व्यवसाय करने के लिए, उसको उद्योग के लिए लोन मिल जाता है बैंक से, और 50%, 40%, 33 और 25% सब्सिडी मिलती है। और इसलिए मुट्ठी भर शहर के लोग अरबपति और खरबपति बन गए। और पूरा देश का किसान जो गांव में रहता है, खेती करता, मेहनत करता है, ठंड में, गर्मी में, रात में, दिन में, सांप, बिच्छू, गोरा किसान को रिस्क रहती है, मेहनत करता किसान और माल कमाते मुट्ठी भर लोग, और किसान खेत की घाटे की होती थे। मोदी जी ने कहा कि अब ऐसा नहीं चलेगा, अब जो नहीं देगी। लेकिन मोदी जी ने 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना लेकर आए,
और उसके कारण गांव का ड्रोन कैमरे से सर्वे हो रहा है। हर गांव का गरीब आदमी, झोपड़ी वाला भी, वो पक्का मकान जमीन जहाँ बसा है उसको मालिक बना रहे हैं स्वामित्व योजना देकर। उससे कलेक्टर गाइडलाइन से वैल्यू होगी, शहर जैसी कीमत होगी। अब किसान खेती करने के लिए मजबूर नहीं रहेगा, खेती भी करेगा लेकिन व्यापार भी कर सकेगा। उसका एक बेटा खेती करेगा तो दूसरा व्यापार, तीसरा व्यवसाय, उद्योग। और सब्सिडी 40% उद्योग पर, 50% कोल्ड स्टोरेज पर, 33% महिला को और 25% पुरुष को वेयर हाउस पर मिलेगी। तो वो वेयर हाउस भी उसका होगा, कोल्ड स्टोरेज भी होगी, फूड प्रोसेसिंग प्लांट भी होगी। तब जाकर खेती लाभ का धंधा बनेगी। किसान को एमएसपी और व्यापारी उद्योगपतियों को एमआरपी। ये पानी की बाटल है, इसकी भी एमआरपी है। ये बटन है, इसकी भी एमआरपी है। धागे की भी एमआरपी है। चॉकलेट, गोली, बिस्किट, पाउच, उसकी भी एमआरपी है। लेकिन किसान कितनी फसल पैदा करता है, खसखस जो 1 लाख रुपए कुंटल से भी अधिक महंगी है, उसकी एमएसपी भी नहीं है। आलू कितनी मेहनत करके पैदा करते हैं, कभी 2 रुपए, कभी टमाटर 2 रुपए 4 रुपए फेंकना पड़ता है, तुड़ाई से भी महंगा पड़ता है। और वही आलू की चिप्स बनने के बाद हम जो खरीदते हैं हमारे बच्चों के लिए, क्या रेट में खरीदते हैं? 13 ग्राम की 10 रुपए में। 500 रुपए से 1000 रुपए किलो। 2 रुपए मेहनत करने वाले किसान को 2 रुपए, और सिर्फ प्रोसेसिंग करने वालों को, तो भाई किसान क्यों ना आलू की चिप्स की फैक्ट्री में लगा ले। गेहूं हमारा बहुत कम, न्यूनतम समर्थन मूल्य भी नहीं, और आटा मनमर्जी से एमआरपी पे। और इसलिए मोदी जी ने कहा है कि हम किसान को एमएसपी नहीं, एमआरपी दिलाने वाला बनाएंगे। मेहनत करेगा उसको ऐसे अवसर देंगे। और इसलिए स्वामित्व योजना से अब गांव की प्रॉपर्टी की वैल्यू होने से उसको बैंक से लोन मिलेगा, सब्सिडी भी मिलेगी। किसान खेती के साथ उद्योग भी लगाएगा, व्यापार व्यवसाय भी करेगा, और एमआरपी पे बेचने का अधिकार होगा। जो इसलिए जो मुट्ठी भर लोग कमाते थे, अब वो करोड़ लोग कमाएंगे। और गांव के अंदर 2 हाथ को काम भी मिलेगा। जो नौकरी के लिए पढ़ लिख कर भटकता है बाबूगिरी के लिए, वो उद्योगपति बनेगा, नौकरी देने वाला बनेगा। तब गांव आत्मनिर्भर होगा, किसान आत्मनिर्भर होगा, तो देश आत्मनिर्भर होगा, और भारत माता भी सुगुरु के स्थान पर पहुंचेगी। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतते हुए हम काम करेंगे। यह है मोदी जी का आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। यह है स्वामित्व योजना। और ये तीनों कृषि कानून में जो संशोधन किए वो किसानों और देश के हित में किए गए। लेकिन जो मुट्ठी भर लोग अरबपति खरबपति हो गए, अब इनकी कमाई मारी जा रही है, और इसलिए गुमराह कर रहे हैं किसानों को, आम नागरिकों को और मीडिया को। लेकिन किसान भाइयों, इनके बहकाव में आने की आवश्यकता नहीं है। अब सही मायने में गांव आजाद हुआ है, अब सही मायने में किसान आजाद हुआ है। और अब आने वाली पीढ़ी, गांव की पीढ़ी जो है, उसको अवसर मिलेगा अपने पैर पर खड़े होने का, उसको आगे बढ़ने का। और तब जाकर देश आत्मनिर्भर होगा। जब हर व्यक्ति सक्षम होगा, आत्मनिर्भर होगा, तो देश मजबूत होगा, खुशहाल समृद्धशाली होगा। और इसलिए आइए आप और हम सब मिलकर इस देश की मिट्टी को बचाएं, किसानों को बचाएं, देश को बचाएं, आने वाली पीढ़ी को बचाएं। और हम अपनी प्राकृतिक खेती, जैविक खेती और किसान का सम्मान करें, और उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में अपना योगदान दें। सरकार प्रदेश की और केंद्र की, किसान, गांव, गरीब और किसानों की सरकार है। और हम मिलकर, और जो हमारे कृषि वैज्ञानिक है, कृषि के हमारे प्रोफेसर हैं, कृषि के विद्यार्थी हैं, इनसे भी मैं आह्वान करता हूं कि हम औपचारिकता ना करें, हम जीवितता लाएं, हम किसानों के बीच में जाएं। इसलिए मैंने कृषि विज्ञान केंद्र में ओपीडी खोलने का निर्णय लिया है। हर कृषि विज्ञान केंद्र में ओपीडी होगी, जिस प्रकार हॉस्पिटल में ओपीडी होती, क्या बीमारी किसको है, तो फसल की, मिट्टी की बीमारी, क्या क्या चीज़ की कमी है, वहीं से किसान व्हाट्सअप करे। ओपीडी से डॉक्टर, एक इंजीनियर, एक वैज्ञानिक बैठे और बताए। और हर वैज्ञानिक 1 सप्ताह में 1 दिन गाँव में जाएगा, ये मैंने ड्यूटी लगा दी। हर सप्ताह में एक कृषि विज्ञान केंद्र में 6 वैज्ञानिक होते हैं, और सप्ताह में सोमवार से लेकर शनिवार तक हर वैज्ञानिक एक गांव में जाएगा, चौपाल लगाएगा, किसानों को उर्वरक खेती, अच्छी मतलब जैविक खेती, हमारी प्राकृतिक खेती, और उत्पादन हम कैसा बढ़ाएं, अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाई कैसे दें, उसके लिए वो बताएगा, ताकि किसान उसमें लाभ लेगा, जागरूक होगा, उसको अपनाएगा नई वैज्ञानिक तरीके से, तो उत्पादन भी बढ़ेगा। हमने मंडियों को भी आदर्श मंडी बनाने का निर्णय लिया है कि मंडी के अंदर किसान माल लेके आएगा तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे तोलेगा, एक ही बार उसका रेट लगेगा, और साथ में वहीं असली खाद, बीज और दवाई उसको मंडी में ही मिलेगी। और जिस प्रकार मिलिट्री की कैंटीन होती है, उसमें घरेलू सामान मिलिट्री के परिवार के लोगों को मिलता है, सस्ता मिलता है और एक्सपोर्ट क्वालिटी का मिलता है। इसी प्रकार किसान को भी
उसके घरेलू सामान जो भी चाहिए उसको, किराना हो, कपड़े हो, परिवार के लिए जो सामान, मंडी के अंदर ही एक कैंटीन होगी, किसान बाजार होगा, उसमें उसको सस्ता और अच्छा मंडी से ही मिलेगा ताकि उसको बाजार में कहीं भटकना ना पड़े, उसके साथ छल ना हो, उसको नकली चीज़ ना मिले, उसको असली मिले। और इसलिए मंडियों के अंदर ही हम ये सब व्यवस्था करने जा रहे हैं, जिससे किसान को कम पैसे में अच्छी चीज़ मिलेगी, अच्छा बीज, अच्छा खाद, अच्छी दवाई मिलेगी, सस्ती मिलेगी, तो उसकी लागत भी कम होगी, उसका उत्पादन भी बढ़ेगा। और सिर्फ किसान को ही फायदा नहीं होगा, राष्ट्र को भी फायदा होगा, क्योंकि किसान सिर्फ जो खेती करता है वो अपने और अपने परिवार के लिए नहीं करता है, समाज और राष्ट्र के लिए करता है। और इसलिए किसान की हानि राष्ट्र की हानि है और किसान का लाभ राष्ट्र का लाभ है। और इसलिए राष्ट्र हित में हमने ये निर्णय लिया है और इसका लाभ आप सब उठाएं। और कोई भी सुझाव किसान से संबंधित, खेती से संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या है उससे संबंधित हो तो आप हम तक पहुंचाएं। मैंने मंत्री बनते से ही 2 काम किया था। एक, हमारे कृषि विभाग में जितने भी अब परिपत्र निकलेंगे या पत्राचार होगा, जो नियम अधिनियम बनेंगे हिंदी में होंगे, क्योंकि हमारा किसान हिंदी भाषा जानता है। दूसरा, किसानों का सच्चा साथी कमल सुविधा केंद्र मैंने अपने वल्लभ भवन मंत्रालय में शुरू किया। उसका नंबर है 0755-255-8823 0755-255-8823। इसमें कोई भी किसान शिकायत कर सकता है कि मेरे को बीमा नहीं मिला, मुझे मुआवजा नहीं मिला, मुझे नकली खाद भी दवाई मिल रही है, मुझे मेरे साथ किसान व्यापारी नहीं है, कोई भी समस्या हो या कोई सुझाव हो उस पर दे सकता है। हम उसकी पूरी देखते हैं। मैं खुद रोज 10 किसानों से चर्चा करता हूं, रैंडम चेक करता हूं और उसका परिणाम ये हुआ कि हमारा जो बीमा 18-19 का नहीं मिला था, हमने 2990 करोड़ सरकार में आते से ही किसानों के खातों में डलवाए। और कमल सुविधा केंद्र में शिकायतें आई, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में शिकायतें आई, विधायकों ने शिकायतें की, तो हमने उसको 2990 को बढ़ाकर 3443 करोड़ किसानों को दिला दिया। 19 का बीमा जो 4600 करोड़ था उसको बढ़ा के आज तारीख तक 5531 करोड़ 51 लाख, जहाँ 18 लाख किसानों का था वहाँ 24,43,000 किसानों के खातों में डलवा दिया। 3,82,000 किसानों का आधार कार्ड नहीं होने के कारण, मिसमैच होने के कारण, बैंक और बीमा कंपनी में लेट जमा करने में पोर्टल नहीं खुलने के कारण जो रुक गया था, जो बिल्कुल नहीं मिलना था, हमने भारत सरकार से, मंत्री से, शासन से, चेयरमैन से बीमा के, श्री फौजदार जी से, बैंक के अधिकारियों, बीमा कंपनियों के अधिकारियों से मीटिंग लेकर, और मैंने कहा कि अगर बैंक की गलती है तो बैंक वाले बीमा देंगे, लेकिन किसान को बीमा नहीं दिया मैं तुम्हारी FIR कराऊंगा, और बीमा वालों की गलती है तो तुम दोगे नहीं तो तुम्हारी कराऊंगा। उसका सुखद परिणाम ये हुआ कि अब सरकार और बैंक और बीमा सब मान गए। वो जो पोर्टल बंद था 1 साल से उसको पुनः खुलवाया 1 से 10 माह तक, और वो 3,82,000 किसान जो बीमा से वंचित रह गए थे, कभी बीमा नहीं मिलना था, उनको भी सबको बीमा मिलेगा। इस प्रकार 478 करोड़ और बीमा दिलाने में भी हम सफल हुए हैं। वो हम काम करते हैं, ये है काम मंत्री का, सरकार का। हम जो रात दिन करते हैं एक एक किसान की चिंता, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश का किसान हमारा परिवार है और इस परिवार का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और कमल पटेल को मिला है। तो हम रात दिन मेहनत करके आपकी चिंता करते हैं। आपसे निवेदन है कि इस समय आप हमारा सहयोग करें और कोई भी आपकी समस्या है, व्यक्तिगत हो, गांव की हो, प्रदेश की हो, किसान से संबंधित किसी प्रकार की भी हो, हम तक आप पहुंचाएं। हम उसको पूरा करने में पूरा सहयोग आपको करेंगे। इसीलिए हम सरकार में हैं, खाली लाल बत्ती बंगला और मंत्री बन गए, वल्लभ भवन बैठ गए, इसके लिए नहीं है। 24 घंटे मेहनत करते हैं ताकि हमारा जीवन भी सार्थक हो। हमें यही सिखाया गया है विद्यार्थी परिषद संघ से कि अपने और अपने परिवार के लिए तो जीव जंतु पशु पक्षी भी जीते, लेकिन समाज और देश के लिए जिए, उसका जीवन श्रेष्ठ होता है। और उसी जीवन जीने की कला हमको सीखने को मिली है, वही हम जी रहे हैं। हमारे लक्ष्मीनारायण पटेल जी ने और आप सबकी भी इच्छा है कि ये जो महाविद्यालय है हमारा, ये बहुत पुराना महाविद्यालय, ऐतिहासिक महाविद्यालय है, इसको विश्वविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय होना चाहिए। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूँ, घोषणा तो नहीं कर रहा हूँ, घोषणा तो मुख्यमंत्री जी से ही कराऊंगा, लेकिन निश्चित रूप से शीघ्र ही इंदौर को विश्वविद्यालय की सौगात हम दिलाएंगे। एक बार पुनः मैं इस सफल आयोजन के लिए किसान संघ, हमारे कृषि विभाग और आप सबको बधाई देता हूँ और आप सबके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, सुखी रहें, हमेशा कमल की तरह खिलते रहें और अपने घर आंगन को, प्रदेश और देश को महकाते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी। और आज वाकई ये ज्ञान सम्मेलन सफल हो गया। एक बार जोर तालियां से
ये जो मंत्री जी ने हमें आश्वासन दिया, और ये लगभग आप घोषणा ही समझिए, तो ये ज़रूर होने वाला है। हम सबसे पहले मंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे हमारे जो किसान भाई हैं उन लोगों को सम्मानित करें। इसमें कुछ संस्थाएं भी हैं। सबसे पहले किसान संघ से मैं बुलाना चाहूँगी, किसान संघ के पदाधिकारी यहाँ आए और अपना सम्मान ग्रहण करें मंत्री जी से। आइए, टाइम नहीं है, जल्दी आइए। आइए आनंद जी, और आप आ जाओ। कृष्णपाल जी। इसके बाद में आत्मा से कुछ अधिकारी आ जाएं। किसान संघ से श्री आनंद जी ठाकुर, जैविक प्रमुख, मध्य मालवा प्रांत। आत्मा से शर्ली मैम। हमारी संस्था है युवा उड़ान। युवा उड़ान किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग कराने के लिए उन्हें प्रशिक्षण देती है। प्रकृति को बचाने के लिए उन्होंने एक व्यक्ति एक पौधा अभियान भी चलाया और गरीब महिलाओं को भी वो प्रशिक्षण देते हैं। युवा उड़ान से गोविंद गोदरा जी, कपिल जी। हमारे जो नॉलेज पार्टनर है कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से भी मैं विनती करती हूँ कि वे यहाँ आए। डॉक्टर अशोक शर्मा सर से विनती है कि वे आए एवं उनकी टीम आए। श्रीमती विमला तिवारी जी, जो हमारे भारतीय किसान संघ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। राहुल मालवीय आ जाएं, जो कि किसानों को बहुत अच्छे से मदद करते हैं। जो किसान गांव में रहते हैं उन्हें हेल्प करते हैं और उनका सामान उनके गंतव्य तक पहुंचाते हैं। इसके बाद पल्लवी व्यास दीदी, जो कि एक डेयरी फार्म की संचालिका हैं, बहुत अच्छे से डेयरी फार्म का संचालन कर रही हैं। इसके बाद में श्री प्रीतिश कापसे जी, जो कि हमारी टीम मेंबर में हैं और जिन्होंने इस आयोजन के लिए बहुत मेहनत की है। श्री अवधेश तिवारी जी विंध्याचल ग्रुप के अध्यक्ष हैं। वैशाली दीदी का भी, वैशाली मालवी जी, जो कि इसके ज्ञान सम्मेलन की कोऑर्डिनेटर, और श्री राजेंद्र राज पुरोहित जी, श्री राजेश हार्डिया जी। आपका वैशाली चाहिए, आपका नाम आ गया। हाँ हाँ, प्रीतिश जी है ना, प्रीतिश जी। कहाँ पे तक पहुँचे? हाँ नहीं, अब आप कीजिएगा। हाँ हाँ, ये सब ये ना अवधेश तिवारी। श्री राजेंद्र राज पुरोहित जी, रख लिया राज पुरोहित जी। अवधेश भैया का, अवधेश तिवारी जी विंध्याचल सोशल ग्रुप के सचिव हैं और आप बहुत अच्छा सामाजिक कार्य कर रहे हैं और हमें इनका बहुत ही आशीर्वाद मिलता है। और भाई साहब का जैविक में पूरी बहुत अच्छी रुचि है। श्री प्रीतेश जी का, प्रीतेश कापसे जी,
जैविक कृषि ज्ञान सम्मेलन और उसके बहुत ही कार्यकर्ता वैशाली मालवी जी, हमारी जो दीदी हैं, बहन हैं और किसान हैं, ज़ोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। और बहुत अच्छा जी, मैं इस पंडाल को सजाने वाले और भारतीय टेंट एसोसिएशन, मध्य प्रदेश टेंट एसोसिएशन सचिव राजेश आडिया जी का स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने इस मेला को लगाने में बहुत सहयोग किया। आपका बहुत बहुत स्वागत है। राजेंद्र, अब आगे दीदी आप संत है, उनका क्या नाम था? चलिए जल्दी। गोविंदाचार्य गौ सेवक, इनका मिशन है जय गंगे जय गोपाल, हर घर गीता हर घर गाय, वैदिक कृषि ऋषि का साथ जीव दया का हाथ। ये अभियान इनका 2020 से शुरू हुआ, नवंबर 2020 से शुरू होकर 31 दिसंबर 2021 को ख़त्म होगा। इसके बाद में डॉक्टर शिवशंकर चौरे जी, जो कि राजूर से हैं, ये साइंटिस्ट हैं और इन्होंने अपना पूरा जीवन किसानों की भलाई के लिए लगाया है। इसके बाद मनोज पटेल जी, श्री सोमतिया जी, संतोष सोमतिया जी, ये भी बहुत अच्छे उन्नत किसान हैं, आत्मा से हैं ये। वाल्मीकि कौशिक जी, वाल्मीकि कौशिक जी ने रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन लिया है। 1 हेक्टेयर से इन्होंने 99 कुंटल गेहूं का उत्पादन किया है। श्री अविनाश दांगी जी, जो कि हमारी कृषि के जैकी श्रॉफ हैं और बहुत अच्छी कृषि करते हैं। वाल्मीकि कौशिक जी, धर्मेंद्र खोरे, श्री राजेंद्र राजपुरोहित जी, नमस्ते राजेंद्र राजपुरोहित जी, और श्री एकनाथ कोठारी जी, ये राजेंद्र राजपुरोहित जी, जो कि बाड़मेर से हैं और ये 275 प्लस ऑर्गेनिक प्रोडक्ट लेके आए इस मेले में और ये बहुत किसानों को प्रेरित कर रहे हैं। 65,000 से ज़्यादा किसान जैविक इनसे जुड़े हुए हैं, USDA NOP सर्टिफाइड हैं।